हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 6 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। तो इसमें हम पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 6 का इंट्रोडक्शन, और लास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सब के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा मेन कंपोनेंट्स ऑफ ओवरहेड लाइंस। ओवरहेड लाइंस में जो मेन कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड लाइंस। हम ओवरहेड का एस्टिमेशन निकालेंगे। तो एस्टिमेशन निकालने के लिए क्या होगा, हमें मेन कंपोनेंट्स तो पता होने चाहिए। ठीक है, तो हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पहले ये देखेंगे कि बेसिकली ये एस्टिमेशन क्या होता है। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ और फिर से एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो एस्टिमेशन जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है हमारा, कि अनुमान लगाना। ठीक है, तो अनुमान से मतलब कि जैसे हम ओवरहेड लाइन है हमारी, सिरोपरि लाइन। ओवरहेड का मतलब क्या, ओवर द हेड। ठीक है, सिरोपरि जो सिर के ऊपर से जो लाइन जाती है हमारी, वो ओवरहेड लाइन होती है। ठीक है, तो उनका हमें एस्टिमेशन निकालना है। तो जैसे ही हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हमें एस्टिमेशन लगाना पड़ता है, जिससे कि हम सारा मटेरियल एक साथ कलेक्ट कर सके, एक साथ परचेज कर सके, और बीच में हमारा किसी भी वजह से हमारा प्रोजेक्ट बीच में रुके नहीं, और हमारा काम टाइम से पूरा हो जाए, और हमें जो उसमें खर्च आने वाला है उसका भी हमें अंदाजा पूरा लग जाए। इसी वजह से हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं। तो ये किस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो, लाइक आप लोग जो पार्टी वगैरह करते हो तो उससे भी आप कंपेयर कर सकते हो कि पार्टी के लिए भी ऑर्गेनाइज करते हो तो एस्टिमेशन निकालना पड़ता है, कितने गेस्ट आने वाले हैं, कितना अपना बाकी उसके गेस्ट के लिए क्या क्या मेन्यू अपना रहता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपन खाना बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन मार्केट से मटेरियल परचेज करते हैं। सेम प्रोसीजर हमारा किस में होता है, एस्टिमेशन में। अब यहाँ क्या हम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो हम क्या इलेक्ट्रिकल की बातें करेंगे। ठीक है, हम हलवाई तो है नहीं, तो हम देखेंगे ओवरहेड लाइंस का एस्टिमेशन। इससे पहले हम अर्थिंग का पढ़ चुके हैं, ठीक है, सबस्टेशन का पढ़ चुके हैं। अब पढ़ रहे हैं हम ओवरहेड लाइन का एस्टिमेशन निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई भी चीज इलेक्ट्रिकल में रटने की जरूरत नहीं है। जहां आप रटोगे या फिर कुछ याद करने की कोशिश करोगे तो आप हो सकता है भूल जाओगे, लेकिन अगर आपने किसी चीज को समझ लिया तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। उसको एस्टिमेशन निकालना, उसकी टेबल बनाना, एग्जाम में एक्सप्लेन करना, तो उसको आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग कॉलेज आते हो जाते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको काफी, हमारा इलेक्ट्रिकल तो क्या पूरा एक्सपोज सिस्टम है। ऐसा नहीं है भाई कंप्यूटर जो रूम के अंदर रखे उनके कंपोनेंट्स हमको दिखाई ना दे। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिकल तो हमारा पूरा बाहर ही होता है, तो सबको वो दिखाई भी देता है और समझ में भी आ जाता है। अगर आप थोड़ा आते जाते टाइम कॉलेज आते हो तो उस टाइम आप थोड़ा इधर से ध्यान लगा के अगर अपनी लाइन वगैरह पे ध्यान लगा लोगे तो आपको ये टॉपिक बहुत इजी समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको आते जाते आपकी गली के बाहर की लाइंस, या जो आपके मेन रोड पे जो लाइंस जा रही, जो एसटी लाइन हो तो मेन रोड पे जाती है, एलटी लाइन हमने हर गली में अपन को देखने को मिल जाती है। तो वहां अगर आप लोग देख लोगे तो आपको ये जो चैप्टर है अपना इजिली समझ में आ जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरीके की। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या एक डायग्राम बनाऊंगी जिससे आपको एक एक कंपोनेंट का अंदाजा लग जाएगा, फिर हम उसकी लिस्ट बनाएंगे, देन हम उनके पढ़ेंगे इनके क्या क्या, इन कंपोनेंट से क्या क्या फंक्शन है, फिर हम निकालेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे दो पोल ले लिए। ठीक है, दो पोल ले लिए जो इलेक्ट्रिक पोल है अपने। ठीक है, अब आपने इस तरीके का ये देखा होगा, एक पोल पे इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप सबने देखा है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप सबने यहाँ पे देखा हुआ है, दो पोल बन गए अपने। अब ये जो है इस पे क्या लगे होते हैं, हमारे कंडक्टर जाले होते हैं। अब पोल पे दो चीज क्या हो गई, हमारे पोल क्या करता है, एक इसको बोलते हैं हम क्रॉस आर्म, इसको क्या बोलेंगे हम, क्रॉस आर्म। एक एक कंपोनेंट को आप इजीली समझते जाओ तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। फिर यहाँ पे क्या लगाते हैं हम, कंडक्टर को होल्ड करने के लिए इस तरीके का पिन इंसुलेटर लगाते हैं। पिन इंसुलेटर अप टू 33 के भी यूज होता है ना। ये तो हो गई क्रॉस आर्म। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रैकेट, इसको बोलते हैं, ये एफ टाइप का ब्रैकेट है। तो इस पे यहाँ लगा देंगे एक और इंसुलेटर। ओके, सेम इस पे ये हमने लगा दिया। अब ये कंडक्टर इधर से अपने जाते हैं, टॉप कंडक्टर यहाँ से पास करेगा। ठीक है, ये कंडक्टर यहाँ से इस तरीके से पास करेगा, और ये कहाँ, ये ऐसे ही पास करेगा। ठीक है,
तो कंडक्टर कहाँ लगा होता है? इंसुलेटर पे। यहाँ पे एक ग्रुप बनी होती है, एक नाली बनी होती है, जिसपे हम ये कंडक्टर को होल्ड करते हैं, और जो सेम मटेरियल का, जिस मटेरियल का कंडक्टर होता है, उसी मटेरियल से हम इसको बाइंडिंग कर देते हैं यहाँ पे इंसुलेटर के ऊपर, जिससे कि टेंशन वेंशन आने पे ये इससे हटे नहीं। ओके, तो ये कंडक्टर हो गया। अब ये तो हो गई, तीन चीजें आपको पता लग गई। एक पोल यूज करेंगे हम ओवरहेड लाइंस में, ये क्रॉस आर्म यूज करेंगे, ये क्या है? अपना पोल, ये अपने है पोल्स, ठीक है। एक हो गया हमारा क्रॉस आर्म, ये क्या हो गया? इंसुलेटर, और ये क्या है? अपना कंडक्टर, तो कंडक्टर, ठीक है। और ये जो अपना है, ये क्या है? एफ टाइप का ब्रैकेट, ठीक है। एक इंसुलेटर यहाँ लगा हुआ है, 3 फेज लाइन है अपनी R/B, ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन एफ टाइप का ब्रैकेट। ये हो गया अपना ब्रैकेट। ओके, अब मान लो अपना टर्मिनल पोल है, या फिर कहीं पे अपनी लाइन जो टर्न कर रही है, ठीक है। एक तो लाइन जाती है अपनी स्ट्रेट लाइन, वहां हमें स्टे की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और जहां हमारी लाइन टर्न करनी है लाइक दिस, ठीक है, यहाँ हमारी लाइन टर्न करनी है, या फिर हमारा टर्मिनल पोल है, लास्ट पोल है, वहां हमें क्या लगाना होता है? स्टे। स्टे क्या करता है हमारा? इस तरीके से हम स्टे, यहाँ स्टे इंसुलेटर लगा होता है, और यहाँ अपने इसको जमीन में, ये अपना फ्लोर लेवल है। ओके, तो ये स्टे इंसुलेटर टावर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और ये लगा होता है 45 डिग्री एंगल पे। यहाँ तक चीजें क्लियर है? तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या क्या चीज क्लियर हो चुकी है, क्या क्या जो मेन कंपोनेंट्स है। फिर और भी चीजें हमारी लगती है, लाइक यहाँ पे जैसे अगर मान लो रोड, आपने कभी कभी देखा होगा, लाइन अपनी जा रही है 33 kV की, 11 kV की, तो इसके नीचे एक जाली और लगी होती है, उसे बोलते हैं गार्डनिंग। वो क्या होता है कि इन एनी केस, किसी भी वजह से हमारा अगर कंडक्टर ब्रेक हो जाता है, लाइन टूट जाती है ज्यादा टेंशन पड़ने से, तो क्या होगा कि जो यहाँ से लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं, उनको कोई हानि नहीं होगी। जो कंडक्टर टूट के उस जाली पे गिरेगा, और वहां से हम रिपेयर कर देंगे, फिर लाइन को बंद करेंगे। नहीं तो अगर नीचे अगर कंडक्टर गिर गया टूट के, तो अगर वहां से जो भी हम लोग अगर वहां से जा रहे होंगे, तो वो करंट हमें पूरी शॉक लगने के पूरे चांसेस है, ठीक है। तो इस वजह से हम गार्डनिंग लगाते हैं। एक होता है बेड गार्ड, ठीक है। बारवेड वायर, बारवेड वायर क्या लगाते हैं? या पोल के चारों तरफ लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं? कि अनऑथराइज पर्सन इस पे चढ़, जैसे आपने कभी कभी न्यूज़पेपर में न्यूज पढ़ी हो कि आज तो एक दारू पी के चढ़ गया पोल पे और लटक रहा वहां पे, ठीक है, ऐसे केस हो जाते हैं। तो कि अनऑथराइज पर्सन उस पे नहीं चढ़े, इसलिए हम बारबेड वायर लगाते हैं। बारबेड वायर क्या होता है? कटीला तार होता है अपना, ठीक है। बारबेड वायर कुछ नहीं होता। एक हमारे ये लगाते हैं स्टे वायर, ये GI का बना होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन का, ठीक है। तो ये किस लिए लगाते हैं? टावर को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये इंसुलेटर लगाते हैं। यहाँ पे एयर टाइप इंसुलेटर से बोलते हैं, और इसको यहाँ पे जमीन में इंसर्ट किए। इस पे एक अलग वीडियो बनाएंगे पूरा, कि जो स्टे है, उस स्टे सेट है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है। तो फिलहाल अभी इतना पढ़ेंगे। अब हम पूरी लिस्ट बनाते हैं इनकी, तो लिस्ट आप आसानी से। और एक ही अपनी क्रॉस आर्म में यहाँ पे होल्स होते हैं इस तरीके के, यहाँ होल्स होगा 18 mm डाया का, इधर होगा, फिर यहाँ पे 22 mm यहाँ पे अपना ये इंसुलेटर इसको होल्ड करेगा, ठीक है। तो ये जो अपनी क्रॉस आर्म है, ये वैसे तो लटकी रह नहीं सकती भाई, तो इसको फिक्स करने के लिए, ठीक है, उसके लिए हम क्या चाहिए? क्लैंप चाहिए। तो क्लैंप और जो ब्रैकेट होते हैं वो क्या करते हैं? ओवरहेड के लाइंस के, ओवरहेड जो सरोपरी लाइंस है, उसके डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं, उनको फिक्स करने के काम हमारे क्लैंप्स एंड ब्रैकेट आते हैं, ठीक है। तो हम अब पढ़ते हैं, पूरी लिस्ट बनाते हैं, और उसके एक एक कंपोनेंट को डिटेल में अब हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसको मैं अरेंज कर देती हूँ। सो अपने अभी जो डायग्राम बनाया था, उससे हमने ये मेन कंपोनेंट्स है वो निकाले हैं, ठीक है। तो मेन कंपोनेंट्स ये तो जो तो कुछ तो अपनी लाइन में दिख रहे थे, और कुछ हमारे एक्स्ट्रा भी है, ठीक है। तो देखिए लिस्ट क्या क्या है, और इनको बाद में हम पूरा एक एक को एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? अपने मेन कंपोनेंट्स ऑफ ओवरहेड लाइंस, सिरोपरी लाइन के मुख्य अवयव। तो इनको देखते हैं कौन कौन से हैं। लाइन सपोर्ट, जिसको हम पोल या टावर्स है वो। नेक्स्ट है क्रॉस आर्म, जिसपे हमारा क्या कंडक्टर एंड हमारा इंसुलेटर होल्ड होता है, फिक्स होता है, वो हमारी क्रॉस आर्म है। क्लैंप्स एंड ब्रैकेट, क्लैंप्स एंड ब्रैकेट क्या है हमारे? जिससे हमारे ओवरहेड लाइंस के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को हम फिक्स करते हैं, वो क्लैंप्स एंड ब्रैकेट है अपनी। लाइन कंडक्टर जिसमें हमारा करंट फ्लो होता है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो है हमारे लाइन कंडक्टर। ये कहाँ पे फिक्स होते हैं? इंसुलेटर के ऊपर एक ग्रूव होता है, उसमें से ये बाइंडिंग करके निकाले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है गाइस एंड स्टे एंड अरेंजमेंट, स्टे सेट एंड इसको हम गाय सेट भी बोलते हैं। तो एक चीज के लिए लाइटनिंग अरेस्टर इसको हम पहले भी सब स्टेशन के पार्ट्स में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो लाइटनिंग अरेस्टर बेसिकली क्या होता है हमारा? लाइटनिंग अरेस्टर जो हमारे आसमानी बिजली होती है उसको अर्थ करने के काम में आता है।
नेक्स्ट है हमारा फ्यूज एंड आइसोलेटिंग स्विचेस, फ्यूज और आइसोलेटिंग स्विचेस जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को इमरजेंसी में मेंटेनेंस के पर्पज में ऑन ऑफ कर सकें नो लोड करंट में, ठीक है, नो लोड कंडीशन में। कंटिन्यूअस अर्थ वायर, कंटिन्यूअस अर्थ वायर जाता है जो हमारे आसमानी, वो भी हमारी आसमानी जो बिजली होती है उससे लाइन को प्रोटेक्शन देता है। फेज प्लेट, डेंजर प्लेट, डेंजर प्लेट पे हमारे क्या वोल्टेज मेंशन होता है, और जो भूत का सा निशान तुम देखते हो लाइन पे लगा रहता है कि भाई इस पे चढ़ना अलाउ नहीं है, सेफ वोल्टेज नहीं है, तो इस पे हम चढ़ नहीं सकते, ठीक है। गार्डनिंग ऑफ ओवरहेड लाइन्स, जो तार बार ब्रेक हो जाए तो गार्डनिंग था, बर्ड गार्ड भी होता है एक, वैसे गार्ड भी होता है, ठीक है। बर्ड गार्ड एक इस टाइप का जिगजैग टाइप का एक होता है। लेट मी एक्सप्लेन। बर्ड गार्ड किस तरीके का होता है, बर्ड गार्ड अपना इस तरीके का होगा यूं, कि जिससे हमारा इंसुलेटर पे या किसी कंडक्टर पे, जो इंसुलेटर पे बेसिकली इसको क्रॉस आर्म पे लगाया जाता है कि जो भी कोई भी पक्षी हमारे इस पे आके ना बैठे, अगर इस तरीके को तो पक्षी बैठ नहीं पाएंगे, जिससे कि हमारा कोई अननेसेसरी फॉल्ट ना हो। जंपर्स हम यूज करते हैं, जंपर, ठीक है, टी ऑफ एंड कोरोना रिंग्स एंड मप्स, ये हमारे क्या हो गए मेन कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड लाइंस। अब हम इनको सबको एक एक को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसके बाद जो हम सॉल्व करेंगे वो होगा हमारा न्यूमेरिकल इस चैप्टर से रिलेटेड। सो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स के बारे में वो है हमारा लाइन सपोर्ट, ठीक है। लाइन सपोर्ट क्या होता है, इट इज ए सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। तो लाइन सपोर्ट हमारे क्या होता है, इट इज ए सपोर्टिंग स्ट्रक्चर फॉर ओवरहेड लाइन कंडक्टर, जो ओवरहेड लाइन के कंडक्टर आते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और जैसा कि हमने पहले देखा है, इस पे ही हमारा क्रॉस आर्म लगा होता है और इसी पे हमारे इंसुलेटर लगे रहते हैं, इंसुलेटर के ऊपर जाके ही हमारा कंडक्टर पास होता है। ओके, तो इस तरीके का हमारा पोल होता है, ये हमारी क्रॉस आर्म होती है सपोज, और यहाँ इंसुलेटर, फिर इसके ऊपर से हमारा कंडक्टर पास करता है, ग्रुप बनी होती है उस पे से हमारा कंडक्टर। अब ये वोल्टेज के अकॉर्डिंग इनको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो अगर हम ये जो अपने लाइन सपोर्ट है, तो ये अपने कौन कौन से क्या होते हैं, अपने पोल्स भी होते हैं, ठीक है, पोल्स एंड टावर्स, ठीक है। तो पोल्स हमारे कहाँ यूज किए जाते हैं, पोल्स हम यूज करते हैं 0.4 kV से 11 kV, 33 kV, 33 kV वोल्टेज रेंज तक हम पोल्स यूज करते हैं, और इससे ऊपर जो हमारा वोल्टेज रेंज जाती है उस पे हम यूज करते हैं टावर्स, ठीक है। टावर्स हम यूज करते हैं 66 kV पे, ठीक है, 132 kV पे, 220 kV पे, 400 एंड जितना भी हमारा ट्रांसमिशन होता है 765, वहाँ पे हम टावर्स यूज करते हैं। लो वोल्टेज के लिए हम पोल्स यूज करते हैं एंड हाई वोल्टेज के लिए हम टावर्स यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या, हाई टेंशन 33 kV तक ही डिस्कस करेंगे, एलटी लाइन का भी हम एस्टिमेशन पढ़ रहे हैं। तो हम देखेंगे कि पोल्स, ये पोल्स हैं हमारे, वो किस किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। अब पोल्स की बात करें तो देखते हैं हम ये किस किस मटेरियल के बने होते हैं। तो जो हमारे पोल्स हैं वो बने होते हैं वुड के बने होते हैं, स्टील के हमारे पोल्स बने होते हैं, ठीक है, एंड कंक्रीट के। तो ये हमारे तीन मटेरियल यूज किए जाते हैं पोल्स में, वुड, स्टील एंड कंक्रीट, ठीक है। इनसे हम पोल का निर्माण करते हैं। अब इसके देखते हैं इसके बेसिस पे हमारे पोल्स कितने टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है वुडन पोल, ठीक है, फिर हमारा होता है स्टील पोल, ठीक है। स्टील पोल को हम डिवाइड करते हैं, स्टील पोल में कौन कौन से आते हैं, स्टील ट्यूबुलर पोल, स्टील रेल पोल। तो स्टील पोल में हमारे हो गए स्टील ट्यूबुलर पोल्स एंड स्टील रेल पोल एंड लैटिस स्टील पोल। अगर बात करें कि कंक्रीट टाइप पोल में, कंक्रीट टाइप में कौन से होते हैं हमारे, एक तो हमारा होता है आरसीसी पोल, ठीक है, एक हमारा होता है जिसको आरसीसी पोल को हम क्या बोलते हैं, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पोल, एंड एक होता है हमारा पीसीसी पोल, ठीक है। पीसीसी पोल क्या होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट पोल, ठीक है, ये होते हैं हमारे आरसीसी कंक्रीट पोल। अब यहाँ पोल का हमारा क्लासिफिकेशन हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, वुडन पोल्स की। तो वुडन पोल जो हमारे बेसिकली कहाँ यूज किए जाते हैं, रूरल एरिया में यूज किए जाते हैं जहाँ पे वोल्टेज लेवल कम होता है ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी एक तो जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो भी कम होती है और लॉन्गर लाइफ भी इसकी ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती है, ठीक है। तो हमारे जो लाइन सपोर्ट है उसकी जो हमें वो चाहिए क्वालिटीज़, वो क्या क्या एडवांटेज क्या होना चाहिए
कि लॉन्गर लाइफ होनी चाहिए, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो कंडक्टर का वेट है और जो विंड लोड हमारा आएगा उसको ये सहन कर सके। और इसका क्या होता है, वेट कम होना चाहिए। एंड तो वुडन के केस में वेट तो कम होगा लेकिन लाइफ इसकी ज़्यादा नहीं होगी और ये ज़्यादा हमारा जो वेट है वो भी होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो जहाँ स्पैन हमारा बहुत कम यूज़ करते हैं, स्पान, ठीक है, स्पान, स्पान क्या होता है, दो टावर के बीच की जो डिस्टेंस होती है, सपोज ये दो टावर है और इनके जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हम स्पान, ठीक है, ये हम आगे निकालेंगे तो इसको बोलते हैं स्पान। तो वुडन पोल कहाँ यूज किए जाते हैं, जहाँ स्पान कम हो या फिर हमारा लोड कम हो वहाँ पे हम वुडन पोल यूज करते हैं और रूरल एरियाज में हम इसको यूज करते हैं। ये हो गया हमारा वुडन पोल का, ठीक है। फिर आते हैं हमारे स्टील पोल, स्टील पोल, स्टील ट्यूबलर एंड स्टील रेल फोर्स। स्टील पोल्स होती है हमारे, तो इनकी जो क्या है मैकेनिकल स्ट्रेंथ बेटर होती है, बेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है एज कम्पेयर टू वुडन, ठीक है, वुडन के कंपेयर में अच्छी मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है। और जो हम इसमें स्पैन दे सकते हैं वो कितना दे सकते हैं, 100 से 200 मीटर तक हम इसमें स्पैन ले सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी हम हाइट की बात करें कि कितने हाइट के होते हैं, तो ये होते हैं हमारे 9 to 15 मीटर लॉन्ग होते हैं इन हाइट, ठीक है। और इनकी जो लाइफ होती है, तो लाइफ कितनी एक्सपेक्ट करके चलते हैं, लगभग 30 ईयर्स तक ये हमारे चल जाते हैं। और जो इनका वोल्टेज लेवल होता है, तो वोल्टेज लेवल कितने कहाँ तक यूज कर सकते हैं हम, 66 kV तक हम इसे यूज कर सकते हैं, अप टू 66 kV हम स्टील पोल को यूज करते हैं। अब देखते हैं स्टील ट्यूबलर पोल, इसका स्पेसिफिकेशन देखते हैं हम, स्टील ट्यूबलर पोल क्या होता है। अगर स्टील ट्यूबलर पोल की हम बात करें, ठीक है, तो इनकी जो हाइट अगर हम कंसीडर करेंगे तो इनकी जो हाइट हम होती है 8.9 मीटर से, ठीक है, 11.9 मीटर तक इनकी हमारी हाइट होती है, ठीक है। और जो यूज़ किए जाते हैं, हम इसको 3 तरीके से कंसिडर करके यूज़ किए जाते हैं। एक तो सिंगल पोल में, ठीक है, जहाँ पे हम सिंगल सर्किट ही हम निकाल सकते हैं। एक इसका स्ट्रक्चर होता है अपना ए टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, एक ए टाइप का स्ट्रक्चर। और जहाँ डिवीजन की हमें जरूरत होती है वहाँ हम यूज़ में लेते हैं एस टाइप स्ट्रक्चर, या फिर डबल सर्किट लाइन या डिवीजन के लिए हम एस टाइप स्ट्रक्चर यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रेल टाइप पोल, ठीक है। जो रेल टाइप पोल होते हैं हमारे स्टील रेल पोल, तो इनकी लाइफ होती है वो सबसे ज़्यादा, इनकी लॉन्गर लाइफ इनकी ही होती है रेल पोल्स की। तो जो स्टील हमारे रेल पोल्स होती है सबसे ज़्यादा लॉन्गर लाइफ इनकी होती है, 50 ईयर्स तक ये लगभग चलते हैं। बार बार बस इनको मेंटेनेंस के लिए बस पेंट करना हमें होता है, ठीक है, कोई इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं होती है, जैसे हमें वुडन पोल होती है हमें इंस्पेक्शन करना पड़ता है, ठीक है। तो स्टील पोल्स होते हैं हमारे, ये कितने हाइट में होते हैं हमारे, 9 मीटर से 11 मीटर की हाइट में ये हमारे मिल जाते हैं, ठीक है। और जहाँ ये कितने वोल्टेज तक हम यूज में ले सकते हैं, स्टील रेल पोल को हम 33 kV तक भी हम इनको यूज में ले सकते हैं। स्टील रेल पोल को हम 33 kV तक यूज में ले सकते हैं। और इसको भी हम एज ए 2-3 स्ट्रक्चर से यूज में ले सकते हैं, लाइक ए सिंगल पोल से, ए पोल से एंड एच पोल से। डबल सर्किट के लिए हम एस टाइप रेल पोल यूज में लेते हैं, डबल सर्किट के लिए एस टाइप रेल पोल यूज में लेते हैं। अब यहाँ अगर हम बात करें लेटिस स्टील पोल की, तो इनकी जो हाइट होती है हमारी 9 मीटर से 15 मीटर तक होती है। और इनकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी हाई होती है, काफ़ी लंबे टाइम तक हमारे चलते हैं, ठीक है। ये सेल्फ एक जालीनुमा, लेटिस का मतलब क्या होता है, जालीनुमा संरचना होती है इसकी, कंस्ट्रक्शन होता है। इसको भी हम डबल सर्किट और सिंगल सर्किट के लिए यूज कर सकते हैं। इसका भी सिंगल पोल एंड ए टाइप में एंड एस टाइप में हमें इसे यूज में कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कॉन्क्रीट पोल्स की तरफ। कॉन्क्रीट में हमारे एक तो होता है आरसीसी पोल, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट पोल्स, एंड पीसीसी पोल, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट पोल, ठीक है। तो रेनफोर्स से मतलब क्या है कि इसमें हम रोड डालते हैं जिससे इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये जो पोल्स है हमारे 33 kV तक हम इनको यूज में कर सकते हैं, ठीक है। और जो इनकी हाइट होती है वो 8 मीटर से 12 मीटर होती है, ठीक है, आरसीसी पोल्स की। एंड इनको हम सिंगल सर्किट एंड डबल सर्किट दोनों ही यूज में ले सकते हैं। सिंगल सर्किट का मतलब 3 फेज जाएंगे, ठीक है, RYB, एंड एक लाइन जाएगी, ठीक है। डबल सर्किट का मतलब है एक ही पोल से हम डिफरेंट फीडर्स की लाइन एक ही पोल से सप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वहीं पीसीसी पोल्स है, पीसीसी पोल्स में क्या होता है हमारा प्लेन सीमेंट यूज किया जाता है, इनकी भी अच्छी लाइफ होती है, ठीक है, लॉन्गर लाइफ होती है। और जो हमारे आरसीसी पोल्स है इनको हम अच्छे लॉन्गर स्पेन तक भी यूज कर सकते हैं। 50 मीटर से हम इनको यूज करते हैं, 80 मीटर से 200 मीटर तक के स्पेन के लिए हम आरसीसी पोल हम यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म क्या होती है, ओके।
नेक्स्ट है अपना कंपोनेंट क्रॉस आर्म। ठीक है, क्रॉस आर्म की बात करें तो किसकी बनी होती है, वुड की बनी होती है और स्टील की बनी होती है। ठीक है, स्टील की बनी होती है। ठीक है, अब ये हम इसे किस लिए यूज करते हैं, इसको पोल स्ट्रक्चर पे हम इसको यूज करते हैं। इस तरीके की क्रॉस आर्म होती है। ठीक है, पोल स्ट्रक्चर पे इसको हम यूज करते हैं। वो क्यों यूज करते हैं, ये क्या सपोर्ट प्रोवाइड करती है इंसुलेटर को एंड कंडक्टर को। यहाँ इंसुलेटर लगा रहता है, इससे कंडक्टर जा रहा होता है। और इसका जो हमारा क्रॉस आर्म होती है, इसका मेन फंक्शन क्या है, ये क्या है, प्रोवाइड कर दोनों जो कंडक्टर है उनको सेफ डिस्टेंस पे रखती है एक दूसरे से एंड पोल से भी सेफ डिस्टेंस पे रखती है कंडक्टर को। ये हमारी 3-4 टाइप की होती है जिसको अभी हम डिस्कस करें। यहाँ जैसा कि देख सकते हो आप 3 टाइप की क्रॉस आर्म है। ये है हमारी एमएस चैनल और वुडन क्रॉस आर्म। ये है हमारी बी शेप्ड क्रॉस आर्म एंड यू शेप्ड क्रॉस आर्म। ठीक है, जो ये हमारी क्रॉस आर्म है, ये हमारे टावर होता है, जो पोल्स होती है उसके टॉप पे लगी होती है, उसके ऊपर हमारे इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, इंसुलेटर के यहाँ पे से कंडक्टर पास करता है। और हम इसको इसे डिटेल में देखें तो इस तरीके की एक क्रॉस आर्म अपनी बी शेप में होती है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, अब ये बीच में जाके अपना पोल्स जा रहा होता है, यहाँ पे होल्स होते हैं। ठीक है, जिसको क्लैंप 18 mm डाया के ये होल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो होल्स होते हैं वो कितने हैं, 22 mm डाया के यहाँ पे होल्स होते हैं, जहाँ पे इंसुलेटर फिक्स करते हैं। यहाँ पे क्या फिक्स करते हैं, हम क्लैंप फिक्स करते हैं। ठीक है, और इसके ये तो दो कंडक्टर तो यहाँ से चले जाएंगे, फिर यहाँ पे एक क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक इंसुलेटर टॉप वाला लगाते हैं, जिसको एफ टाइप, आई टाइप ब्रैकेट 3-4 टाइप के होते हैं, आई एफ आई डी। ठीक है, ये है हमारी बी शेप्ड क्रॉस आर्म, ये है हमारी यू शेप्ड क्रॉस आर्म। ठीक है, तो ये हमारे 11 केबी के लिए एंड 33 केबी के लिए यूज की जाती है। तो जो इंसुलेटर यूज किया जाता है जनरली, जो मोस्टली 95 जो इंसुलेटर यूज किया जाता है वो हमारा होता है पिन टाइप का इंसुलेटर। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे क्लियर है, क्रॉस आर्म हमारा क्लियर हो गया। क्या होती है, यूज्ड ऑन पोल स्ट्रक्चर टू सपोर्ट द इंसुलेटर एंड कंडक्टर। ठीक है, कीप द कंडक्टर एट सेफ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रॉम द पोल। तो यहाँ पे अपना क्रॉस आर्म फिनिश होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लैंप एंड ब्रैकेट। ठीक है, अब क्लैंप एंड ब्रैकेट्स को अगर हम समझें तो ये जो हमारी क्रॉस आर्म है, ये ऐसे ही तो फिक्स नहीं हो सकती अपने पोल पे। ठीक है, इसको फिक्स करने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसे बोलते हैं हम क्लैंप्स। ठीक है, क्लैंप्स ऑन ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये क्लैंप्स किस टाइप के होते हैं, हमारे इस टाइप के होते हैं। तो पोल पे ये क्लियरली दिखाई दे जाते हैं, आप आते जाते भी देखोगे तो ये आराम से दिख जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अपने क्या पोल पे ये इस तरीके से लगा के रखते हैं, यहाँ पे इनमें होल्स बने होते हैं, जिससे नट बोल्ट के हेल्प से इनको अपन टाइट कर देते हैं, जिससे अपना सेंड कर सके। ठीक है, अब स्टील के पोल पे हमारी स्टील की क्रॉस आर्म लगी होती है, जिसकी क्या मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। और ब्रैकेट कहाँ लगे होते हैं, यहाँ ये टॉप पे या फिर कोई भी चीज को होल्ड करने के लिए ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि एक एफ टाइप का ब्रैकेट लगा होता है। ठीक है, जिसपे हमारा क्या पिन इंसुलेटर को हम लगाते हैं, फिर उसके ऊपर से हम कंडक्टर पास करवाते हैं। तो ब्रैकेट ये होते हैं, किसी भी कंपोनेंट को फिक्स करने के लिए हम ब्रैकेट एंड क्लैंप्स का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इंसुलेटर्स। नेक्स्ट अपना जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है इंसुलेटर्स। ठीक है, इंसुलेटर के ऊपर ही हम होके हमारा कंडक्टर जाता है। तो इंसुलेटर हमारे 2-3 मटेरियल से बने होते हैं, पॉलीमर के बने होते हैं, पोरोसिलिन के बने होते हैं एंड टफ एंड ग्लास के बने होते हैं। जो आप जनरली देखते हो ज्यादातर किसके बने होते हैं, पोरोसिलिन के बने होते हैं। अपने जो इंसुलेटर्स है जो एटमोस्फेयर को एक्सपोज होते हैं। ठीक है, तो इस पे डस्ट, डर्ट, एयर टेम्परेचर का काफ़ी इफेक्ट होता रहता है, मतलब सारी मौसम इसके ऊपर निकलते हैं। तो जो हमारा पोरोसिलिन मैटर होता है तो इस पे टेम्परेचर का बहुत ही कम इफेक्ट होता है, इसलिए हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं पोरोसिलिन यूज़ करते हैं। और इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, 12 kV से 17 kV के बीच की इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, वहीं अगर हम टफ एंड ग्लास की बात करते हैं तो टफ एंड ग्लास की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी हाई होती है, 135 kV। ठीक है, तो टफ एंड ग्लास है उसको हम एक सिंगल पीस भी हायर वोल्टेज के लिए यूज में ले सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मटेरियल की बात। अब देखते हैं हम जो ओवरहेड लाइंस है उसमें काफ़ी टाइप के हमारे इंसुलेटर्स होते हैं। जो मेन इंसुलेटर हम यूज़ करते हैं वो हमारे यहाँ पे है पिन इंसुलेटर, डिस्क इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर एंड स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। नेक्स्ट है हमारा साइकिल इंसुलेटर। अब इन सब के बारे में अब बात करते हैं पिन इंसुलेटर की। तो पिन इंसुलेटर जो हमारा होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये पिन इंसुलेटर है हमारा, जिसके ऊपर से एक ग्रुप बनी हुई है, वहां से कंडक्टर हमारा पास हो रहा है। ठीक है, कंडक्टर यहाँ से जा रहा है हमारा
और ये कंडक्टर जिसकी इसकी हम बाइंडिंग करते हैं तो उसी मटेरियल की करते हैं जिस मटेरियल का कंडक्टर होता है, उसी मटेरियल से हम बाइंडिंग करते हैं। अब देखते हैं ये पिन इंसुलेटर हमारा किस किस रेंज में हम अप टू 33 kV तक हम पिन इंसुलेटर यूज करते हैं। ठीक है, इसके आगे जो वोल्टेज है अगर उसके लिए हम ये तो बहुत बुल्की हो जाएगा और अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, तो इसके आगे हम पिन इंसुलेटर यूज नहीं करते। तो ये 230 वोल्टेज के लिए हम यूज करते हैं, 440 के लिए यूज करते हैं, 11 kV इन शॉर्ट, बट अप टू 33 kV के लिए हम करते हैं पिन इंसुलेटर यूज में। ठीक है, ठीक, ये हो गई पिन इंसुलेटर। फिर आता है हमारा डिस्क इंसुलेटर। तो डिस्क में क्या होता है, डिस्क इंसुलेटर हम ज़्यादातर टर्मिनल पोल पे, सपोर्टिंग पोल पे या फिर हमारा स्टार्टिंग पोल पे इसको हम डिस्क इंसुलेटर को यूज़ करते हैं, जहां हमें टेंशन ज़्यादा चाहिए होती है, ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, उस जगह हम डिस्क इंसुलेटर यूज़ करते हैं। और जो इसकी एक हर डिस्क के लिए जो वोल्टेज हमारा डिज़ाइन किया गया है वो होता है हमारा 11 kV। ठीक है, तो मान लो एक डिस्क का इसका है, तो मान लो हम इसको डिस्क को देख के भी हम ऑपरेटिंग वोल्टेज किसी लाइन का पता कर सकते हैं। अगर एक वोल्टेज एक डिस्क है, ठीक है, नंबर ऑफ डिस्क एक है तो वो होगी 11 kV की लाइन। अगर नंबर ऑफ डिस्क आपको 3 दिखाई दे रही है तो वो होगी हमारी 33 kV की लाइन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्क इंसुलेटर। डिस्क इंसुलेटर इतना खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। अब ये दो तो समझ में आ गए कि पिन इंसुलेटर हमारा 33 kV तक यूज कर सकते हैं। फिर आता है डिस्क इंसुलेटर। डिस्क इंसुलेटर क्यों यूज करते हैं, क्यों जहाँ टेंशन या डेड एंड की जरूरत होती है वहाँ पे पिन इंसुलेटर उसकी टेंशन नहीं झेल पाता है, तो हम डिस्क इंसुलेटर यूज करेंगे। फिर आता है हमारा सस्पेंशन इंसुलेटर। ठीक है, तो सस्पेंशन इंसुलेटर हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज 33 kV से ज़्यादा होगा। ठीक है, 33 kV से जहाँ वोल्टेज ज़्यादा होगा वहाँ हम सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर यूज में लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये नंबर ऑफ डिस्क, ठीक है, नंबर ऑफ डिस्क हम इस तरीके से सीरीज में लगा देते हैं, एक मेटल स्ट्रिंग के थ्रू स्ट्रिंग में कर देते हैं। और ये नंबर ऑफ डिस्क किस पे डिपेंड करती है, ऑब्वियसली ऑपरेटिंग वोल्टेज पे हमारी नंबर ऑफ डिस्क डिपेंड करती है। तो सस्पेंशन इंसुलेटर हमारा क्या हो गया कि जो 11 के डिस्क इंसुलेटर की जो डिस्क है उनको सीरीज में हम लगा देते हैं, तो हमारा सस्पेंशन इंसुलेटर बन जाता है। और ये टावर में किस तरीके से लगा होता है, सपोज ये टावर होता है, ये अपनी क्रॉस आर्म होती है, इसका एक टॉप पार्ट है वो तो ये क्रॉस आर्म से सिक्योर होता है। फिर यहाँ पे इस तरीके से डिस्क लगी होती है इस तरीके से, और यहाँ से हमारा कंडक्टर जाता है। ठीक है, थोड़ा टावर छोटा बन गया, ये ले। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कंडक्टर जाता है, इसका एक पोर्शन यहाँ पे होता है और ऑपरेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ डिस्क। जितना अपना वोल्टेज होगा हम अपनी डिस्क ऐड करते जाएंगे। इसका एक और एडवांटेज ये है कि मान लो हमारा लोड ज़्यादा बढ़ गया और हमें कंडक्टर चेंज करना है, ठीक है, तो हमें क्या होगा, ऑपरेटिंग वोल्टेज हो गए हमें बढ़ाना है, तो हमें नंबर ऑफ डिस्क बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे सीरीज में, तो ये हमारा डिस्क इंसुलेटर बन जाता है, सॉरी सस्पेंशन इंसुलेटर बन जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। ठीक है, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का देखेंगे, स्ट्रेन टाइप का जो इंसुलेटर है वो कहाँ यूज में अपना आता है। तो यहाँ पे अपना हो चुका था स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर कहाँ यूज करते हैं हम, डेड एंड ऑफ द लाइन, कॉर्नर, शार्प कॉर्नर पे, एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर, जहाँ पे हमारी रिवर की क्रॉसिंग होती है वहाँ पे हम स्ट्रेन टाइप का इंसुलेटर यूज करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, जहाँ पे हमारा ज़्यादा टेंशन की जरूरत होती है वहाँ हम स्ट्रेन टाइप का इंसुलेटर यूज करते हैं। मान लो रिवर है और ज़्यादा स्पान यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, स्पान मतलब दो पोल के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो यहाँ पे ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, दो पैरेलल स्ट्रिंग लेंगे सस्पेंशन वो सॉरी स्ट्रेन की, और हम इसे ऐसे लगा देंगे, फिर उस पर कंडक्टर फिक्स कर देंगे। जहाँ हमारी टेंशन ज़्यादा है, स्पान ज़्यादा है तो टेंशन ज़्यादा हो गई, वहाँ हम इसको फिक्स कर देंगे। अब स्ट्रेन टाइप का इंसुलेटर एज ए सेकंड इंसुलेटर भी यूज करते हैं हम 11 kV लाइन के लिए। ठीक है, और जहाँ अगर हमारी ज़्यादा ऑपरेटिंग वोल्टेज हायर है तो नंबर ऑफ डिस्क हम सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर वहाँ यूज करते हैं। ठीक है, जो नंबर ऑफ डिस्क है उसकी सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो वो हो जाता है। फिर आता है हमारा सेकल इंसुलेटर। ठीक है, तो जो सेकल इंसुलेटर है वो हमारा एज ए स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर भी हम इसको यूज करते थे पहले, लेकिन आजकल ज़्यादातर इसको हम एलटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज करते हैं सेकल इंसुलेटर को। ठीक है, और इसको हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों पोजीशन में इसको हम यूज कर सकते हैं सेकल इंसुलेटर को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हमारा टॉपिक है वो है लाइन कंडक्टर। तो एक लाइन कंडक्टर चूज करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है
ओवरहेड लाइन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैपिटल कॉस्ट इसी पे इन्वेस्ट होती है। ठीक है, एक प्रॉपर साइज का कंडक्टर एंड प्रॉपर मटेरियल का कंडक्टर चूज करना हमारी कॉस्ट को काफ़ी, हमारे एस्टिमेशन को काफ़ी अफेक्ट करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा जो जनरली जो कंडक्टर यूज़ किया जाता है एलटी लाइन में, वो कौन सा यूज़ किया जाता है, AASC। ठीक है, क्या है, ऑल एल्युमिनियम स्टैंडर्ड कंडक्टर। ठीक है, इसमें स्टील वायर नहीं होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। कैसे होते हैं सारे जो वो होते हैं स्ट्रैंड्स, वो किसके होते हैं, एल्युमिनियम के बने होते हैं। ठीक है, ये हमारे एलटी लाइन में यूज किया जाता है। ठीक है, एक कंडक्टर की जो क्वालिटी क्या होनी चाहिए हमारी, इसकी हाई तो कंडक्टिविटी होनी चाहिए, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि ये मैकेनिकल स्ट्रेस को, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है उसकी हाई हो सके। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा ACSR। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। इसको कहाँ हम, जो ST लाइन है उसमें हम यूज करते हैं, जो हाई वोल्टेज लाइन्स है उसमें हम यूज करते हैं, और जहाँ स्पेन ज़्यादा होने ये ACSS कहाँ किस स्पेन तक यूज कर सकते हैं हम, अप टू 66 मीटर, अप टू 66 मीटर तक हम, अप टू 66 मीटर जहाँ स्पेन होगा वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। और जबकि ACSR में क्या होता है, इस तरीके का एक स्टील वायर बीच में होता है। ठीक है, बाकी किसके होते हैं, एल्युमिनियम के ये कंडक्टर होते हैं, स्टैंड बना हुआ होता है, ये कंडक्टर होता है, ये वायर किसका होता है, स्टील का। ठीक है, बाकी किसके होते हैं, एल्युमिनियम के, ये वाले। तो स्टील की क्या होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। वैसे तो कंडक्टिविटी कॉपर की सबसे ज़्यादा होती है, बट अगर कॉपर हम यूज़ करेंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, इसीलिए हम AASC एंड ACSR कंडक्टर ही हम यूज़ करते हैं। तो ये हो गई कंडक्टर की बात अपनी। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या है, गायसेट एंड स्टे अरेंजमेंट। ठीक है, स्टे अरेंजमेंट ये क्या होता है, एक गैल्वेनाइज स्टील का एक वायर होता है, या तो एक सिंगल वायर की फॉर्म में होता है या स्ट्रैंड की फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में ये अपना हो सकता है। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं इस अरेंजमेंट को, जो हमारा ये पोल है इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यूज में लेते हैं। कहाँ पे यूज लेते हैं, या तो जहाँ हमारी स्ट्रेट लाइन जारी होगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जारी होगी वहाँ हमें सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जहाँ हमारी लाइन टर्न करेगी या फिर हमारा टर्मिनल पोल होगा, ठीक है, टर्मिनल पोल पे या फिर एंड पे, लाइन के एंड पे हम स्टे अरेंजमेंट यूज करते हैं टावर को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। कि जैसे कि जब वेदर एबनॉर्मल कंडीशन में कोई हवा आएगी, आंधी तूफान आएंगे, तो क्या होगा, जिस साइड टेंशन ज्यादा होगी कंडक्टर, सपोज करो ये हमारा एंड है, ठीक है, एंड पोल है, और ये इधर से हमारे इधर की साइड ये कंडक्टर जा रही है, हवा आएगी इधर की जाएगी, तो इधर तो टेंशन लगेगी। ठीक है, फिर क्या करता है, हम इसको स्टे अरेंजमेंट किस साइड करेंगे, इसके अपोजिट साइड में करेंगे यहाँ पे, जिससे क्या होगा कि ये इधर इधर पुल ना हो और इसको ये अपने सही पोजीशन में बना रहे, सपोर्ट प्रोवाइड ये हमारा करता है स्टे अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसके लिए हम सिंगल वायर या फिर स्टैंड के फॉर्म में भी यूज लेते हैं, गैल्वेनाइज्ड स्टील का हम यूज में लेते हैं। अब देखते हैं इसका अरेंजमेंट कैसा है। ये पोल है अपना, यहाँ पे क्लैंप की हेल्प से यहाँ पे इसको गाय अरेंजमेंट या फिर स्टे अरेंजमेंट भी बोलते हैं, क्लैंप की हेल्प से यहाँ पे स्टे वायर को यहाँ पे फिक्स किया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये क्या है, इसको रॉड भी या फिर एग इंसुलेटर भी यहाँ पे लगाते हैं। ये किस एंगल में लगाया जाता है, 45 एंगल के, और जो हमारी स्टे रॉड होती है उसको ग्राउंड लेवल से ऊपर रखते हैं। ठीक है, फिर एक अंदर प्लेट लगाते हैं जमीन में, उसमें क्या करते हैं हम, गे रॉड जो होती है, स्टे रॉड होती है, उसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा अरेंजमेंट हो गया। अब इसमें देखते हैं स्टे अरेंजमेंट का, ये तो पूरा पोल का हो गया, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम इसे लगाते हैं टर्मिनल पोल पे या फिर जहाँ हमारी लाइन टर्न कर रही होती है। कभी कभी कहीं किसी पोल पे हम ट्यूबुलर पोल पे, स्टील पोल पे, RCC PCC पोल, सब पे ही हम स्टे अरेंजमेंट लगा देते हैं टावर की या पोल की सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो दो कभी कभी ऐसी कंडीशंस भी होती है हमें जहाँ हमें 2 स्टे अरेंजमेंट भी लगाने पड़ते हैं, आपने देखे भी होंगे काफी। ठीक है, अब इसके देखते हैं, ये अपने एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है इस साल 1 नंबर का। क्या क्वेश्चन था कि स्टे अरेंजमेंट में जो कौन कौन से कंपोनेंट है, 4 ऑप्शन दिए गए थे कि कौन सा इसमें से इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो 0 इसका रॉन्ग आंसर था। तो देखिए स्टे अरेंजमेंट के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स है जो चाहिए होते हैं। ठीक है, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर स्टे अरेंजमेंट, पोल चाहिए, ठीक है, पोल ये रहा अपना, एंड क्लैंप चाहिए किसके लिए, इसको ये वायर को यहाँ पे फिक्स करने के लिए,
है ना, एंड स्टे वायर एंड स्प्लिसिंग एंड गे इंसुलेटर, गे एंड थिम्बल, गाय इंसुलेटर, एग टाइप एंड थिम्बल, माइल्ड स्टील, स्टे वाव, लॉक नट, माइल्ड स्टील, स्टे रॉड एंड स्टे प्लेट, ये सब हमें अरेंजमेंट चाहिए, ठीक है। स्टे, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। टॉपिक है अपना लाइटनिंग अरेस्टर। तो लाइटनिंग अरेस्टर बेसिकली क्या होता है, एक प्रोटेक्टेड डिवाइस होती है जो अपने ट्रांसमिशन लाइन को जो लाइटनिंग डिस्चार्ज होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है, और ये क्या है, जो हाई वोल्टेज होता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होता है, उसको डिस्चार्ज कर देती है ग्राउंड में। ये लाइन और अर्थ के बीच में कनेक्टेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना फ्यूज एंड आइसोलेटिंग स्विच। फ्यूज क्या होता है, ये भी एक ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो भी टर्मिनल इस टाइप का पूरे हमें ट्रांसफॉर्मर फिक्स करना होता है तो ट्रांसफॉर्मर के वहाँ पे हम फ्यूज लगाते हैं। आइसोलेटिंग स्विच जनरली ब्रेकर के साथ में हम लगाते हैं, ठीक है। तो आइसोलेटिंग स्विच क्या करते हैं, मेंटेनेंस करना होता है या फिर हमें कोई भी ऑपरेशन करना होता है तब इसको हम ऑपरेट करते हैं नो लोड कंडीशन में, जब करंट नहीं होगी उस टाइम पे हम आइसोलेट ऑपरेट करते हैं। और कंटिन्यूस अर्थ वायर, कंटिन्यूस अर्थ वायर क्या होता है, जो टावर के जो टॉप पे से जो वायर जाता है उसे बोलते हैं अर्थ वायर। ये क्या करता है हमारा, ये हमारी जो करंट होती है, जो लाइटनिंग डिस्चार्ज होता है, आसमानी बिजली की वजह से लाइटनिंग डिस्चार्ज को ग्राउंड कर देता है और ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट है अपना गार्डनिंग ऑफ द ओवरहेड लाइंस। तो गार्डनिंग क्या है, एक सेफ गार्ड होता है। गार्ड वायर क्या होता है, एक सेफ वायर के जैसे ट्रीट करता है हमारे। तो ये कहाँ कहाँ हम यूज लेते हैं, रोड क्रॉसिंग में, रेलवे क्रॉसिंग में, रिवर क्रॉसिंग में, ठीक है। जहाँ जहाँ हमारे सेफ्टी चाहिए होती है वहाँ पे हम इसको यूज में लेते हैं, ठीक है। या फिर दो कम्युनिकेशन लाइन जा रही है, फिर डिफरेंट लाइन, वोल्टेज की लाइन या डिफरेंट फीडर्स की लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, वहाँ भी हम गार्ड वायर यूज में लेते हैं, ठीक है। तो ये वी गार्ड होता है, एक गार्ड वायर एंड बर्ड गार्ड, ठीक है। तो बर्ड गार्ड किस टाइप का होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, इस टाइप का सस्पेंशन इंसुलेटर पे लगा देते हैं कि जिसके पक्षी के या बर्ड के बैठने से जिससे हमारे लाइन पे फॉल्ट ना हो, इसलिए हम बर्ड गार्ड लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फेज प्लेट। फेज आर वाई बी फेज को इंडिकेट करने के लिए हम फेज प्लेट यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेंजर प्लेट। डेंजर प्लेट हमारी क्या होती है, डेंजर प्लेट हर एक पोल पे हम लगाते हैं। डेंजर प्लेट पे हमारा वोल्टेज मेंशन होता है कि लाइन का वोल्टेज क्या है, और इस तरीके का उस पर साइन होता है कि भाई इसको टच नहीं करना है अननेसेसरी, इस तरीके का क्रॉस मेंशन होता है और ये बूथ का सा निशान बना होता है, और यहाँ पे जो भी ऑपरेटिंग वोल्टेज है लाइन का वो मेंशन रहता है, ठीक है, जिससे कि अनऑथराइज्ड पर्सन यहाँ पे टच ना करे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस। एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस क्या होती है, हम कुछ बारबेड वायर चारों तरफ पोल के या फिर जो भी हम स्ट्रक्चर एस टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके चारों तरफ बारबेड वायर लगा देते हैं। बारबेड क्या होता है, कटीला तार, जिससे कि हमारे जो भी अनऑथराइज्ड पर्सन है वो नहीं चढ़े, सिर्फ हमारे टेक्निकल पर्सन है वो ही इस पे चढ़े, ठीक है। नेक्स्ट है बारबेड वायर, वही जो कटीला तार होता है उसको बारबेड वायर बोलते हैं। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि जंपर क्या होता है। जंपर एक्चुअली क्या होता है, हमारी ट्रांसमिशन जो लाइन होती है उसके 1 किलोमीटर के बाद में हम एक टर्मिनल पोल प्रोवाइड करते हैं जिससे हम सैगिंग को कम कर सकें, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है जिसमें क्या करते हैं हम, एक साइड के टर्मिनल पोल से दूसरे साइड टर्मिनल कंडक्टर को कनेक्ट करने के लिए काम आता है। ये सेम उसी मटेरियल का बना होता है जिस मटेरियल का हमारा कंडक्टर होता है, ठीक है। तो ये हमारा जंपर होता है जैसा कि आप उसमें पिक में देख सकते हो। तो आज का वीडियो अपना यहीं फिनिश होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।